काफी डेज हो गए, थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इसको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ये साइकिल है। ये क्या है? हमारा सेल साइकिल है, जिसमें से आपको सीरीज याद रखनी है G1, S, G2 और M। सीरीज क्या याद रखना है आपको? G1, S, G2, M। और बहुत सारी, मतलब इसकी जो फिनिशिंग है वो हम लोग एक्चुअल में स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पहले हमने करी नहीं थी। अब जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रोफेज के बारे में, हम लोग अब एम फेज की डिटेलिंग करने जा रहे हैं। किसकी डिटेलिंग करने जा रहे हैं? एम फेज जो है ये, इसकी हम लोग डिटेलिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, एम फेज को जब आप बहुत ध्यान से एनालाइज करते हैं तो वहां पे आपको क्या नजर आता है? देखिए, एम फेज consists of basically 4 sub phases। 4 सब फेजेस। ठीक है, इसमें से हमारे पास सीरीज क्या है? 1, 2, 3, 4। पहला है हम लोगों के पास प्रोफेज, फिर है मेटाफेज, फिर है अनाफेज, फिर है टेलोफेज। फिर क्या है हमारा? टेलोफेज है। ये क्योंकि 9th-10th में आपने पढ़ा नहीं था, आपके लिए नया है, बट बहुत आसान है, बहुत आसान है। कंफ्यूजिंग होगा थोड़ा सा, बट ये क्या है, बहुत आसान है। टेलोफेज। ये सारे सब फेजेस किस लिए हैं? क्योंकि हम लोगों को अब जाके क्या करना है, इन्हीं चारों की पढ़ाई करते हुए हम लोगों को ये सीखना, और एंड में टेलोफेज जहां पे खत्म होता है ना, इसके बाद टेलोफेज के बाद क्या होता है? इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। मतलब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आसान लग रहा है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। यानी कि इस प्रोफेज के स्टार्ट होने के पहले हमारे पास एक सेल होगा जिसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे। उन चेंजेस की कहानी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोफेज में क्या करेगा वो, मेटाफेज में क्या करेगा, अनाफेज में क्या करेगा, टेलोफेज में क्या करेगा। ठीक है, और फाइनली जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, ये जो बॉर्डर लाइन आपने यहाँ पे देखा है, दोनों का अलग अलग तरीके, ये जो बॉर्डर लाइन है, फाइनली जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे एक सेल जो है वो डिवाइड करके 2 सेल आपको दे देगा। ठीक है, ठीक है। अगर माइटोसिस होगा, अगर क्या होगा? माइटोसिस होगा। ठीक है, तो अगर इसके पास क्रोमोसोम का नंबर 46 है, 46 का मतलब 23 पेयर्स जोड़े में होते हैं। ये 46 का मतलब 23 पेयर्स। तो अगर ये माइटोसिस है, क्या है?
माइटोसिस बेचारा बहुत सीधा साधा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइटोसिस होगा तो इसको भी 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे और इसको भी 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। तो ये हैरानी की बात नहीं है कि इसने अपने आप को डिवाइड करा है सेल ने, लेकिन डिवाइड करने के बाद भी दोनों में थोड़ा भी भेदभाव नहीं कर रहा। 46 इसने इसको भी दिया है, 46 इसने इसको भी दिया है। 46 क्या दिया है इसने? दोनों को क्रोमोसोम दिया है। बहुत बड़ी बात है ये। और पूरे नेचर में जब आप सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ते हैं, पूरे नेचर में माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्लॉइडी। माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्लॉइडी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ये माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, जहां पे आपने सीखा था कि अगर माइटोसिस है, अगर क्या है तो 46 है क्रोमोसोम, तो ये 46 वाले ही क्या करेगा? 2 सेल देगा। अगर ये मियोसिस करेगा, अगर ये क्या करेगा, तो ये फाइनली हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स दे देता है। क्या देता है ये? 4 हैप्लॉइड सेल्स हम लोगों को ये दे देता है। ठीक है, ये तो जैसे आप एक मूवी देखने गए, आपने पूछा स्टोरी क्या है, तो 1 मिनट में भी तो बताते हैं ना। 1 मिनट में वो भाई ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, हीरो जो है विलन को मार देता है, 1 मिनट में भी बोलते हैं आप। तो ये तो 1 मिनट का ट्रेलर है, बट इसके अंदर की जो पूरी कहानी छिपी हुई है, उसको जब आप ध्यान से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ये छिपा हुआ है कि एक डीएनए ने जब अपने आप को 2 में कन्वर्ट किया, कितने में कन्वर्ट किया? 2 में। एक डीएनए ने कितने में कन्वर्ट किया? 2 में। तो तभी तो आप बोल सकते हैं ना कि इसको बंटवारा करना है। इसको क्या करना है? बंटवारा करना है इस डीएनए को। अब दोनों बच्चे बोल रहे हैं कि हमें भी 2 क्रोमोसोम चाहिए, हमें भी 2 क्रोमोसोम। तो ये क्या बोलेगा? अच्छा रुक जाओ, पहले इंतजाम करने दो, पहले मुझे 4 बनाने दो, तब मैं तुम दोनों को बराबर बराबर बांट सकता हूँ। यही होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। ये क्या है? ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। यही वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये क्या कर सकता है? डीएनए की कॉपीज को बना सकता है। बट ये कहानी तो वहां पे आपको दिख नहीं रही है, वो तो ऐसे ही ऊपर से ट्रेलर की तरह दिखाया जा रहा है। और ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है, जब इसके बारे में हमने जिक्र करा था, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है इस एस फेज में होता है। कहां पे होता है? एस फेज में होता है। ठीक है, और हम लोग आज जो जिक्र कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है? वो एक्चुअल में आप पढ़ने वाले हैं माइटोसिस, यानी एम फेज जो हम पढ़ रहे हैं वो माइटोसिस का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? ये माइटोसिस के लिए यहाँ पे एम फेज का हम जिक्र कर रहे हैं। बहुत ध्यान से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और नीट में क्वेश्चन कैसे आता है, उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सब फेजेस है इसकी, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेट पे देखना स्टार्ट करें तो आपको कौन से फेज में दिखता है? आपको क्या दिखता है? कौन से फेज में दिखता है? अभी आपको नहीं पता, आप बोलेंगे हमें नहीं पता। फिर आपसे पूछा जाएगा भाई पोल्स की तरफ कहाँ पे जाएंगे? आप बोलेंगे हमें नहीं पता, उसमें भी आप बोलेंगे कि हमें नहीं पता। तो यहाँ पे क्या है, इसको समझने के लिए आपको इसके बारे में और एनालिसिस करनी पड़ती है। और जब आप इसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तब आपको क्या चीज यहाँ पे नजर आती है, आप देखते हैं यहाँ पे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम प्रोफेज को समझते हैं। प्रोफेज माइटोसिस, मियोसिस का भी होता है, माइटोसिस का भी, बट अभी हम मियोसिस का जिक्र नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? माइटोसिस के बारे में जिक्र कर रहे हैं। ये प्रोफेज है। क्या है ये? प्रोफेज है। प्रोफेज में, प्रोफेज के बाद मैंने आपको मेटाफेज लिखवाया है, फिर एनाफेज लिखवाया है, फिर टीलोफेज। देखिए कॉपी में टीलोफेज है। यस मैम। एक चीज आप अपने दिमाग में अभी डाल लीजिए, चैप्टर को पढ़ते क्यों है? आसान करने के लिए, इजी करने के लिए, वरना बुक तो है ही, बच्चा सेल्फ स्टडी करे घर पे बैठ के। बट आप चाहते हैं कि टीचर हमारे लिए इजी कर दे। तो एक बात याद रखिए यहाँ पे
इस प्रोफेज का उल्टा करके आपको लिखना है टीलोफेज में। कहां पे लिखना है? टीलोफेज में। कैसे, सो समझिए यहां पे। यहां लिखा है न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। क्या लिखा है ये? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। न्यूक्लियोलस में और न्यूक्लियस में क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। अब ये येलो वाली जगह देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्रोमोसोम्स दिख रहा है इसके अंदर, ये, ठीक है। आप कहीं रहते होंगे ना, घर होगा ना कहीं जहां से आते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स जहां जिस साइट पे प्रेजेंट है, साइट ऑफ अकरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स इज रेफर्ड एज न्यूक्लियोलस। तो वहां पे कंडेंस्ड मास होता है। वहां पे क्या होता है? क्रोमोसोम्स का कंडेंस्ड मास होता है। और जब आप क्रोमोसोम के कंडेंस्ड मास के अंदर आप मेटाबॉलिज्म कराने जा रहे हैं, तो इस न्यूक्लियोलस को डिसअपियर तो होना पड़ेगा। न्यूक्लियोलस को क्या होना पड़ेगा? डिसअपियर होना पड़ेगा। और क्रोमैटिन जो है ये कंडेंस करके क्रोमोसोम्स के फॉर्म में बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में बन जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको और समझा दूं थोड़ा सा। आप में से किसी बच्चे को ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए याद है? बायोमोलिकुल्स में कराया था मैंने किसी स्टूडेंट को। आप में से किसी को पैकेजिंग ऑफ डीएनए याद है? आवाज जा रही है मेरी या नहीं जा रही? सबको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा उधर से। आवाज जा रही है? यस मैम। हाँ, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप में से किसी को पैकेजिंग ऑफ डीएनए याद है? याद कीजिए थोड़ा सा। पैकेजिंग ऑफ डीएनए याद है किसी को? मैं तो समझा ही रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ बस आपसे, क्योंकि मैंने बताया था पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पूरा एक पीरियड लगाया था मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। इसको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, देखिए ये बहुत छोटा होकर यहाँ पे ओपन हुआ है, बट नजर आ रहा होगा आपको साफ साफ। बायोमोलिकुल्स चैप्टर फटाफट याद कराती हूँ। जिस बच्चे ने नहीं किया है बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पे डबल हेलिकल डीएनए है, याद है सबको? यस नो फटाफट रिप्लाई करते चलिए। डीएनए कैसा है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डबल हेलिकल। हाँ, अब इस डीएनए के बाद जो ये डबल हेलिकल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो याद कीजिए मैंने सारे बच्चों को न्यूक्लियोसोम पढ़ाया था। नहीं याद तो अभी समझिए। ये छोटा सा जो बॉल जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है ये? हिस्टोन प्रोटीन है। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। इस डीएनए को आप एक थ्रेड मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? एक धागा मान रहे हैं, ठीक है। ये डीएनए रैप हो रहा है हिस्टोन के चारों तरफ। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिए इसके 1 यूनिट को न्यूक्लियोसोम मार्क किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? न्यूक्लियोसोम मार्क किया जा रहा है। 1 न्यूक्लियोसोम। क्या मार्क किया जा रहा है? 1 न्यूक्लियोसोम।
अब यहाँ पे सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि न्यूक्लियोसोम यहाँ पे देखिए सुपर कोइलिंग हो रही है। क्या हो रही है? एक जायंट मॉलिक्यूल, जो कि केमिस्ट्री में भी आप इतना जायंट मॉलिक्यूल नहीं पढ़ते, आप इसको जायंट मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम बोला जाता है। इस डीएनए की सुपर कोइलिंग के बाद तब जाके ये क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे क्रोमोसोम है, ये क्या है? तो ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए है। क्या है ये? पैकेजिंग ऑफ डीएनए का मतलब है कि आप एक डीएनए को, ये क्या है? डीएनए। कोई दिक्कत? क्या है ये? डीएनए है। जब ये डीएनए है, डीएनए के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपकी बॉडी के सारे सेल्स के जितने डीएनए हैं सबको सीधा कीजिए, जोड़ना शुरू कीजिए, यहां से मुंबई पहुंच जाइएगा आप। क्वेश्चन इज दैट कि जब ये इतना जायंट मॉलिक्यूल है तो छोटे से माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर कैसे बैठा हुआ है? सेल के भी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो तभी मैं आपको, इसलिए क्योंकि बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि मैडम जब हमने डीएनए पढ़ा है तो ये सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल चैप्टर जो है हमें हमेशा हर जगह पे क्रोमोसोम की पढ़ाई क्यों करा रहा है? ये देखिए, इस बात को आप क्रिस्टल क्लियर तरीके से, इसको पहले मैं हटा देती हूँ, आप यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब आप क्रोमोसोम, अभी जो आप सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, इस क्रोमोसोम की पढ़ाई करने जा रहे हैं, पीछे का भूल जाइए। अभी जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आप पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम भाई डिवाइड होगा, क्रोमेटिड आर्म्स होंगे, क्रोमोसोम होगा, सेंट्रोमियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्रोमोसोम की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? नॉट डीएनए, नॉट डीएनए, ठीक है। और इस क्रोमोसोम की सुपर कॉइलिंग मैं सिखा रही हूं आपको, फटाफट एक बार देख लीजिए। ये डीएनए है, ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है, मान लीजिए मैंने इसको ऑरेंज कलर दे रखा है, तो अब मैं क्या करती हूँ, एक ग्रीन कलर का कॉन्ट्रास्टिंग कलर हो जाएगा। ये मैंने हिस्टोन प्रोटीन बना दिया। कोई दिक्कत? क्या है ये? हिस्टोन प्रोटीन है, मैंने यहाँ पे हिस्टोन लिख दिया है। और इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ इस डीएनए की रैपिंग होती है, ऐसे लिपटा रहता है। कोई दिक्कत? इस हिस्टोन प्रोटीन के देखा था आपने फोटो में, ये देखिए ना, ये दिस वन हिस्टोन के चारों तरफ लिपटा है ना ये डीएनए। इस यूनिट को, एक यूनिट बना ना, एक क्या बना? यूनिट बना। इस यूनिट को हम लोग वन न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इस न्यूक्लियोसोम को पकड़ के, अब एक न्यूक्लियोसोम बैठा थोड़ी रहेगा, होता क्या है एक्चुअल में, इसके आगे के स्टेप को अगर आप समझिए, वन न्यूक्लियोसोम, दूसरा डीएनए रैप करेंगे अभी इसके चारों तरफ, घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके चारों तरफ डीएनए को, हिस्टोन को ही मैंने कलर दे दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं। डीएनए की ऐसे ऐसे हम क्या कर रहे हैं? रैपिंग कर रहे हैं। डीएनए की क्या कर रहे हैं? रैपिंग कर रहे हैं। ये वन क्रोमैटिन बना। क्या बना? वन क्रोमैटिन बन गया। क्या बन गया ये? और ये जो वन क्रोमैटिन बना है, इसी को देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोसोम 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 जोड़ते जोड़ते अब क्रोमैटिन भी नहीं बैठा रहता, क्रोमैटिन भी सुपर कॉइलिंग करना स्टार्ट करता है। ये देखिए कॉइलिंग हो रहा है, ये भी क्या कर रहा है? अपनी कॉइलिंग कर रहा है। और सुपर कॉइलिंग के बाद, और सुपर कॉइलिंग के बाद ये क्रोमोसोम फॉर्म करता है। सुपर कॉइलिंग के बाद क्या फॉर्म करता है? ये क्रोमोसोम को फॉर्म करता है। और फिर जब आप क्रोमैटिन्स आफ्टर सुपर coiling of, after super coiling of chromatins, a complicated structure is formed
विच इज क्रोमोसोम। क्या बन गया अब? क्रोमोसोम। वही बोल रहा है आपको यहाँ पे कि ये इतना आसान काम नहीं है जितना आपको दिख रहा है। तभी इसने प्रोफेज के टाइम में क्या, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए थोड़ी सी। हो गया मैम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोफेस दिखा देती हूँ मैं आपको फिर से। मेरे ख्याल से अब आपको उसके पॉइंट्स और लाइन सब समझ आएंगे। चलिए प्रोफेस देखते हैं हम लोग। प्रोफेस माइटोसिस, मियोसिस का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस वजह से अभी हम लोग किसका देख रहे हैं? माइटोसिस का देख रहे हैं। ऐसे तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा यही डायग्राम है, सबसे क्लियर। चलिए, तो यही यहाँ पे लिखा है, क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स। अब समझ आया? अब आया समझ में? पहले मैंने क्रोमेटिन बताया कैसे बनता है, फिर मैंने आपको ये समझाया कि यहाँ पे लिखा है क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स। कहाँ कंडेंस कर गया? ये क्रोमोसोम के फॉर्म में कंडेंस हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख रहा है सेपरेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स। स्ट्रक्चर है सेल का एक सेंट्रोसोम, उसका सेपरेशन होता है, और फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। ये जो ब्लू कलर का बन रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए, ये माइटोटिक स्पिंडल्स हैं या स्पिंडल फाइबर इसी को बोलते हैं। क्या बन रहा है यहाँ पे? स्पिंडल्स बनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लीजिए। अब अगर आपको समझ में बातें आ रही हैं तो फिर ये आसान हो जाता है हमारे पास। ये रहा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपने समझा है उसी को आपको एज इट इज लिख देना। इस चैप्टर की खासियत ये है। पहले इसने सब स्टेजेस बताया है, उसके बाद फिर इसने क्या किया, आपको प्रोफेज लिख के बताया है, ठीक है। प्रोफेज को आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको ये बोल रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। कोई दिक्कत? ये क्या बोल रहा है आपको? फर्स्ट स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज तो है, माइटोसिस का पहला स्टेज है ये। और किसका है ये? कैरियोकाइनेसिस का है। मतलब साइटोकाइनेसिस जो है वो फॉलो करता है न्यूक्लियर डिवीजन को, कैरियोकाइनेसिस को। वही यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। अब माइटोसिस जो है फॉलोज द SNG2 फेजेस ऑफ इंटरफेज। अब इसका क्या मतलब है? इस लाइन में कोई दिक्कत या फिर से दिखाऊं मैं? G1S G2M जो लिखा था, तो उसी को ये बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द, किताब एनसीईआरटी की नेक्स्ट डे से लेके आइएगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे बैठे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अंडरलाइन कीजिए कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ये पहला पॉइंट है, आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा। विच माइटोटिक फेज इज मार्क्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। आपको नहीं समझ आ रहा, मैं एक क्वेश्चन आंसर का पेज बना देती हूँ ताकि आपको और क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में वो क्लियर होता जाए। विच phase of
विच फेज ऑफ, आपको इंपॉर्टेंस भी पता चले कि कैसे नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन निकाला जाता है। पहला क्वेश्चन लिखिए, विच फेज ऑफ माइटोसिस is marked by condensation of chromatin material and disappearance of nucleolus, याद आया? And disappearance of nucleolus. न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? प्रोफेज। प्रोफेज। ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर प्रोफेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। फिर यहाँ पे है क्रोमोसोमल मटेरियल जो था वो कंडेंस हो गया, उसके बाद क्या हुआ? becomes untangled during the process of chromatin condensation. The centrosome which had undergone duplication during S phase, इसको अंडरलाइन कीजिए। Which phase is responsible for duplication of centrosome? तो S phase में हुआ था। रेप्लिकेशन के लिए हर कोई याद रखता है, इसके लिए बच्चा याद नहीं रखता, पता नहीं क्यों। सेंट्रोजोम जो था आपका, क्या था आपका? सेंट्रोजोम था। यहाँ पे देख लीजिए आप, जो आपका क्या था? सेंट्रोजोम था। मैं दिखा देती हूँ आपको, दूसरा पेज एक ओपन करके। एस फेज जो है दूसरा जाना जाता है सेंट्रोजोम के डुप्लीकेशन के लिए। सेंट्रोजोम के डुप्लीकेशन के लिए भी इसको जाना जाता है। याद आ रहा है बच्चों? ये देखो एक बार थोड़ा सा आप लोग देखो, इसको समझ आ रहा है? ये सेंट्रोजोम जो मैंने बताया था कि ये पैरेलली प्रेजेंट होता है। कैसे होता है? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं, मतलब ये 90 डिग्री पे पेंडिकुलर 90 डिग्री पे दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन कौन से फेज में होता है? एस फेज में होता है। सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन कब होता है? एस फेज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रही हूं। duplication of centrosome occurs in डैश दे देती हूँ, ज्यादा लेंथी करने से क्या फायदा। फेज यहाँ पे किसको भर लेना आपको? एस फेज को, नॉट प्रोफेज। इसमें नीट के एग्जाम में 99.99% बच्चे जो है प्रोफेज मार्क करके आते हैं। पता है रीजन क्या है? उनको ये दिखता है कि उनकी एनसीईआरटी की किताब ने क्या करा है, इसको प्रोफेज के अंदर लिखा है। ये देखिए, बात समझ आ रही है? कई जिन बच्चों को रटने की आदत होती है उनको ये बात समझ आती है कि इसको प्रोफेज के अंदर लिखा है, बट वो ये देखना भूल जाते हैं कि एस फेज में हो रहा है। ये डुप्लीकेशन का जितना ड्रामा है ना, चाहे डीएनए का डुप्लीकेशन हो, चाहे मतलब यहाँ पे सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन हो, इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल एस फेज होता है। कौन होता है? नाउ begins to move towards opposite poles of the cell. The completion of prophase can thus be marked by the following characteristic events. पहला आपने लिख रखा है क्वेश्चन इसके लिए, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। अब एक और बात है यहाँ पे, क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। अब इधर देखिए, अब क्या बोल रहा है ये? अब ये बोल रहा है अब जो है ऐसा पहचान में आ रहा है। अब कैसा पहचान में आ रहा है?
ऐसा पहचान में आ रहा है। कौन? क्रोमोसोम। कौन? क्रोमोसोम। आपको ये आर्म्स भी तो दिख रहे हैं इसके, क्या दिख रहे हैं आपको इसके? आर्म्स दिख रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्रोमेटिड्स बोलते हैं। इन आर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स बोलते हैं। जिस बच्चे को इंस्टेंटली कहीं पे समझ नहीं आए मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपने खुद देखा है जो बच्चे इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चैप्टर ने आपको माइटोसिस मियोसिस वर्ड नहीं छोड़ा है। हमेशा हर क्लास में आप मेरे से प्लॉइडी, माइटोसिस, मियोसिस, मैम थोड़ा सा बता दीजिए क्या होता है, क्या फर्क होता है, पूछा है आपने मेरे से। तो जिसकी वजह से जितनी डिटेलिंग नहीं चाहिए उससे ज्यादा डेप्थ में मैं आपको करा रही हूँ। तो फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछ लिया कीजिएगा मेरे से। ये क्या है? सेंट्रोमियर है। क्या है ये? कई किताबों में लिखा होता है कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर इज द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, मतलब कि आप आटा गूंद रहे हैं, ठीक है, बीच से आपने ऐसे ऐसे करके नैरो कर दिया बीच में, कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? कंस्ट्रिक्शन। सेंट्रोमियर इज द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। कोई दिक्कत? क्योंकि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन से सैटेलाइट बनता है, आगे बताऊंगी मैं आपको आगे जाके, इस वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। ये क्या है? क्रोमेटिड्स है। क्या है ये? क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। मैंने एक क्रोमोसोम यहां पे बनाया। कहां बनाया? यहां बनाया। दूसरा क्रोमोसोम मैंने क्या किया? यहां बनाया। एक मेरी मर्जी, मैंने क्रोमोसोम क्या किया? यहां बना दिया। अगर हम, हाँ 1 2 नंबर दे देते हैं इसको समझाने के लिए आपको। इसको क्रोमोसोम 1 दे देते हैं, इसको क्रोमोसोम 2 दे देते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक क्रोमेटिड इसका देखा और एक क्रोमेटिड इसका देखा, तो हम बोलेंगे क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। आप बोलेंगे अभी भी समझ नहीं आया, और नंबरिंग करने दीजिए। अमन ने जो पूछा था उस दिन, मैडम सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, जो मैंने बोला था उस दिन कि मैं आपको कराऊंगी आगे, मैं वही क्लियर कर रही हूँ। ऐसे नंबरिंग नहीं होती, मैं आपको समझाने के लिए करा रही हूँ। 5 6 7 8 आपको रिप्रेजेंट करना, आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं, आप किताब में कुछ देख रहे हैं, आपको लैब में कुछ लिखना है, किसी चीज को मार्क करना है, आपको बोलना है कि क्रोमेटिड नंबर 2 एंड क्रोमेटिड नंबर 5 क्या दोनों सेम क्रोमोसोम के हैं? ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, तो क्रोमेटिड 2 और क्रोमेटिड 5 क्या दोनों सेम क्रोमोसोम के हैं? नो मैम। हाँ, एक ही, मान लीजिए येलो वाला जो क्रोमोसोम यहाँ, इस येलो वाले क्रोमोसोम के हम आर्म को जब देखेंगे तो हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन नन मतलब नहीं और होमोलोगस मतलब नहीं है सिमिलर, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, समझ जाते हैं खुद ही ऑटोमेटिकली कि वो क्या है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स को बिलोंग करने वाले हैं। अब और टर्म आता है यहाँ पे, सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या वर्ड आता है यहाँ पे? दूसरा एक शब्द जो आपको परेशान करता है, वो दूसरा शब्द क्या है यहाँ पे, आपसे पूछा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। कलरफुल अगर आता है तो अच्छी बात है, ऐसे तो आपको दिख ही रहा है वहां पे सिस्टर क्रोमेटिड्स। पहले एक क्रोमोसोम है यहाँ पे, कितना है? ब्लू कलर का एक क्रोमोसोम है, ठीक है। रेप्लिकेशन होगा, अभी सेल डिवीजन के टाइम में एस फेज में हुआ है रेप्लिकेशन,
रेप्लिकेशन करके आएगा तभी तो बांटेगा ना दो टुकड़े में, इतनी बात समझिए बस। ये रेप्लिकेशन करके आएगा तभी तो इसको दो टुकड़े में बांटेगा। तो यहाँ पे इस सेंट्रोमियर के एक ही साइड में आपको देखिए जो दो क्रोमेटिड आर्म्स दिख रहा है उसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल ये पर्पल वाला दिख रहा है आपको, ठीक है। सेंट्रोमियर के एक ही साइड के दोनों आर्म्स जो हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या है? बहने। बहने क्या सेम ओरिजिन के हो तो सिस्टर बोलते हैं ना वहां पे वर्ड। सेंट्रोमियर एक ही साइड का है तो सिस्टर। अब भाई अगर हम मान लेते हैं कि एज मदर इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक आर्म हम पर्पल वाले का देख रहे हैं, दूसरा आर्म हम ग्रीन वाले का देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? नॉन सिस्टर। यहाँ हम कौन सा यूज करेंगे टर्म? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो वही मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही थी। यानी कि जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों आर्म्स को देखेंगे। आप एक इसका देख रहे हैं और एक आप किसका देख रहे हैं? इसका देख रहे हैं। तो ये हो गया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि काम देगा पूरे चैप्टर में, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन आपकी मर्जी, मान लीजिए आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, कुछ बताना है, आगे जाके बहुत सारे प्रोसेसेस बचे हुए हैं अभी, इन दोनों को आप एक साथ लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया ये? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये क्या हो गया? सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गया। अमन क्लियर है आपको? रिप्लाई कीजिए उधर यस से। मैम। हाँ, आप पूछ रहे थे उस दिन, अभी और आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, कई जगहों पे आएगा अभी। जब जब आएगा तब तब मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। चलिए फिर देखिए मैंने आपको सेंट्रोजोम दिखा दिया, ठीक है। सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन कौन से फेज में होता है? एस फेज में होता है, नॉट इन फेज में। हाँ, प्रोफेज में नहीं होगा, एस फेज में होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्रोमोसोमल मटेरियल जो है कंडेंसेशन कंडेंसेशन कंडेंसेशन, जब कभी कंडेंसेशन को लेके माइटोसिस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में प्रिंटेड होना चाहिए प्रोफेज, ठीक है। Chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere. देखा आपने? Chromatids, chromosomes are composed of chromatids. Chromatids से मिलके बना हुआ है, which are composed together by centromere. ये कहाँ पे? ये centromere से क्या है? यहाँ पे attached है। Centromere ने इसको जोड़ के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। Centromere which had undergone duplication during interphase. क्या? सेंट्रोजोम इंटरफेज लिख दिया, किधर इशारा कर रहा है? आप अपनी किताब में जहां पे ड्यूरिंग इंटरफेज लिखा है वापस एस फेज यहाँ पे ब्रैकेट में डाल लीजिए। एस फेज यहाँ पे विद इन ब्रैकेट आप एस फेज डाल दीजिए, ठीक है। देन आपको बोल रहा है begins to move towards opposite poles of the cell, its centrosome radiates out microtubules called esters. The two esters together with spindle fibers form mitotic apparatus. एस्टर्स का मतलब इसलिए स्टार जैसा दिखता है, ऐसे जब रेडिएट होता है ना सेंट्रोजोम तो स्टार जैसा ऐसा स्ट्रक्चर, मैं रफ में बना रही हूँ यहाँ पे, ऐसे 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 सेंट्रोजोम जो है रेडिएट करता है और स्पिंडल फाइबर भी इसी में से निकल रहा होता है। तो इन दोनों को एक साथ मिला के हम लोग स्पिंडल एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग यहाँ पे इस दोनों को एक साथ स्पिंडल एपरेटस बोलते हैं। कहानी यही ओवर नहीं होती है, थोड़ा सा और है इसमें आगे। मैम इस एस्टर्स और पैरा में स्पिंडल कोई फाइबर दिक्कत सेम है? नहीं नहीं, अलग अलग है दोनों, दिखा देती हूँ मैं आपको, रुकिए। दोनों अलग अलग है, मैं आपको शो कर देती हूँ। स्पिंडल फाइबर्स तो वही है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे। एस्टर्स माइटोसिस, बेचारा स्टारफिश वाला ओपन करके दिखा रहा है। ये सबसे अच्छा है समझने के लिए। देखिए जो मैंने बोला ना स्टार जैसा ऐसे दिखता है, तो ये एस्टर्स जो रेडिएट हो रहा है बाहर की तरफ,
और ये बीच में जो धागे जैसा ऐसे जुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर आपको, ये स्पिंडल फाइबर है। तो एस्टर्स किसका मॉडिफिकेशन है? सेंट्रोजोम का है। एस्टर्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रोजोम। अमन क्लियर है? अब यहाँ पे ऐसा दिखता है ना मैम। स्टार जैसा, देखिए ग्रीन कलर का, ऐसा बहुत अच्छा दिखा रहा है, तो उसको एस्ट्रल रेज बोला जा रहा है। और यहाँ पे एस्ट्रल रेज जो है, फिर देखिए स्पिंडल फाइबर्स है, क्या है? बाईपोलर। पता है क्यों लिखा है बाईपोलर? इसलिए लिखा है भाई, लेफ्ट भी जा रहा है राइट भी जा रहा है। बाई मतलब टू, बाई मतलब दोनों पोल की तरफ जा रहा है, तो बाईपोलर। क्या दिक्कत है? दोनों पोल की तरफ जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बाईपोलर आपको लिखा हुआ है। एक मिनट, इसका वो चार्जिंग का कहाँ है? ठीक है, उसका चार्जिंग वाला, हाँ बोल दीजिए। मैम एस्टर्स और तो इसकी वजह माइक्रोट्यूब्यूल से, दोनों मदद करता है मैम मिटोसिस में। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये क्या करेगा? अब देखिए सेंट्रियोल्स जो है ना, यहाँ पे सेंट्रियोल नीट में पूछा जाता है। माइटोटिक स्पिंडल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, वहां पे आपको सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियर, जानबूझ के जिस जिस वर्ड में सेंट्रो सेंट्री लगा है वो आपको दे दिया जाएगा। दोनों क्या करता है यहाँ पे मदद, क्योंकि बन तो रहा है ना माइटोटिक एपरेटस। एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आपके माइटोटिक एपरेटस बनाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या शो किया जाता है कि ये दोनों मिलके हेल्प करेंगे किस चीज में? आपके सेल डिवीजन में। फिर से वापस देख लीजिए इस पैरा में, कोई डाउट या दिक्कत किसी को? किसी को कोई डाउट इसमें? एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट हो पूछिए मेरे से। क्वेश्चन मैं दे देती हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइटोटिक एपरेटस? चलिए थर्ड क्वेश्चन लिखिए। इस पूरे चैप्टर को हो जाने दीजिए, उसके नीट का कोई वो उठाइएगा प्रीवियस क्वेश्चन, उसको सॉल्व कीजिएगा, सारा सॉल्व हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by the term mitotic apparatus? लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। माइटोटिक एपरेटस। इस पेज पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, इस पेज पे मैंने जो आपको समराइज करके लिखा है, एक बार मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है। अगर आप बोलेंगे तो मैं लिखवाऊंगी, नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं लिखवाऊंगी। लिखना कैसे मैं आपको सिखा देती हूँ, एक का चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ करके, वैसे ही सारा लिखा जाएगा इसमें। मान लीजिए ये पेज है, इसका एक नेक्स्ट हम लोग जोड़ लेते हैं। सपोज कीजिए, एक मैं बता देती हूँ, बहुत आसान है। प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। इसको पहला, कई बच्चों को मैंने देखा है कि ऐसे एरो, बुलेट्स या कोई दूसरा ऐसे डार्क करके आप लोग नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि एग्जाम में ऐसे नंबर डाल के पॉइंट करना है, तो ये आदत छुड़ा लीजिए तो बढ़िया है। इसको हटा लीजिए, पॉइंट काउंट करके टीचर की मेहनत बचाइए, तो आपको नंबर उतने ज्यादा मिलेंगे। पहला लिखिए यहाँ पे प्रोसेस का, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। कोई दिक्कत किसी को? क्या लिखा है हमने? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये देखिए
मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था ऊपर से 4th लाइन, बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। और कंडेंसेशन के बाद फिर आप यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं, तो सेंट्रोसोम, यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं या फिर जो भी ये काम कर रहा है, उसके पहले का जो आपको फेज है वो एस फेज में याद रखना है। जो डुप्लीकेशन ऑफ आपने लिखा है ना यहाँ पे सेंट्रोसोम, उसके लिए आपको एस फेज, वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। किताब में है, क्वेश्चन का आंसर है, मैंने आपको बताया, बट आपको वो यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। और जब कंडेंस होगा तो क्या बनेगा? कंडेंस होगा तो यहाँ पे ये कैसा बनता है? इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। चाहे तो आप बना के बाद में लिख दीजिए, चाहे आप लिखने के बाद बना दीजिए। क्रोमोसोम possess few specific structures such as chromatids। चाहे तो आप क्रोमेटिड्स लिखिए या क्रोमेटिड आर्म्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमेटिड आर्म्स एंड सेंट्रोमियर, ऐसा हो जाता है कि आपको ये दिखने लगता है, कोई दिक्कत? ये क्या होता है यहाँ पे? दिखने लगता है। पीछे वाला ओ जैसा लिख रहा है, मैं इसको सही कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये सेंट्रोमियर जैसा क्या होता है? दिखने लगता है। एक और चीज है, देखिए, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दिखना बंद हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दिखना बंद हो जाता है। चौथा पॉइंट, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। और भी जो ताम झाम है वो भी दिखना बंद हो जाते हैं। मतलब चाहे आपका क्या हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अदर स्ट्रक्चर है, ये देखिए लिखा हुआ, आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना स्टार्ट करते हैं, अंडरलाइन कीजिए इसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप मैंने लिख दिया है। बचा क्या यहाँ पे? कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी इसके दिखने बंद हो जाते हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पांचवा लिख दीजिए, appearance of Golgi complex and एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी खासियत क्या है? आपने जो पॉइंट वाइज इसी का तो लिखना है बस, ठीक है। टेलोफेज में जाएंगे ना, बस इसका उल्टा कर लिख देंगे। टेलोफेज में क्या करेंगे? इसका उल्टा करके लिख देंगे। इतना फटाफट नोट कीजिए, हो गया? वेरी गुड।